हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम अपना रिवीजन शुरू कर रहे हैं और हम आदिकाल से अपना रिवीजन शुरू करेंगे। जितना भी हम करेंगे आदिकाल तक का रिवीजन, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो आधुनिक काल तक, आदिकाल से आधुनिक काल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इन 4 चैप्टर का एग्जाम तक क्या करेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, जो हमारा लेवल 3 का यानी कि पीजीटी का 2021 का क्वेश्चन रहता है साहित्य वाला, हम उसको भी करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आंसर लगे हुए हैं। मैं देख रही थी, क्वेश्चन बना रही थी, तो मैंने बुक में देखा कि सारी बुक में जो आंसर लगे हुए हैं, लेकिन हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि बुक में कहाँ पर क्या आंसर लगा हुआ। हमें अपने कंटेंट से मतलब है, अपने रिवीजन से मतलब है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर गिरिसन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ के आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया? गिरिसन ने जो आदिकाल है उसको क्या नाम कहा था, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आदिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल। तो गिरिसन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। प्रारंभिक काल पता है, मिश्र बंधुओं ने कहा था। और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हमें नाम का अच्छे से पता होना चाहिए। जॉर्ज गिरिसन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? 6वीं सदी, 8वीं सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी। तो जॉर्ज गिरिसन ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो माना है वो 8वीं सदी माना है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? यानी कि जो गिरिसन का जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, उसका कौन सा अध्याय है जिसमें काल विभाजन का स्पष्ट वर्णन दिया है? 6ठे, 8वें, 10वें, 12वें। तो 12वें अध्याय में क्या किया गया है? स्पष्ट निर्देश दिया गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किसने किया है? आरंभिक काल नाम किसने दिया है हिंदी साहित्य के आदिकाल को? मिश्र बंधु, गिरिसन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। आरंभिक या प्रारंभिक? प्रारंभिक भी बोल सकते हैं इसको और आरंभिक भी। तो ये किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा है। मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। इसमें जो हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मिश्र बंधुओं द्वारा दिए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। चंद पूर्व हिंदी का विवरण है। उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। रीतिकालीन कवियों का विवरण है। उन रचनाओं का विवरण है जिनके रचनाकारों का पता नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आदिकाल में रीतिकाल का कोई वर्णन है नहीं। चंद पूर्व हिंदी का वर्णन भी नहीं है। तो उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय क्या है? ज्ञात नहीं है। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियाँ अपनाई गई हैं? तो कितनी पद्धतियाँ अपनाई गई हैं? 2, 3, 4, 5। तो 4 पद्धतियाँ अपनाई गई हैं। AFE केई ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य के कितनी कालों को विभक्त किया है? 4, 5, 6, 7। तो 4 कालों को क्या किया इन्होंने? विभक्त किया है। निम्न में से किसने हिंदी की सहसावस्था के वर्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को ही बनाया है? तो किसने बनाया है? वियोगी हरि, श्याम सुंदर दास, एडविन ग्रिप्स, EF केई ने। तो EF केई ने क्या किया है? हिंदी की सहसावस्था के वर्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवर्ती काल को विभाजन का आधार बनाया है? किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवर्ती को काल विभाजन का आधार बनाया है? तो जहाँ पर चित्तवर्ती शब्द दिख जाता है वो किससे रिलेटेड होता है?
जहाँ भी चित्तवर्ती शब्द होता है वो किससे रिलेटेड होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है, तो 4 कालों में किया है। और जो सबसे अधिक और सबसे जो अच्छा माना गया है वो किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना गया है। वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्व प्रमुख आपत्ति है। जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया गया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है, उनमें श्रृंगार रस भी है, उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, उनमें हठयोग की प्रधानता है। ये भी सही है ऑप्शन सी। इसमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, इनमें क्या है, आपत्ति है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। जो हिंदी साहित्य का आदि काल है उसका सर्वाधिक उपयुक्त यानी कि जो सबसे अधिक जो माना गया है वो कौन सा है, वीरगाथा, सिद्ध सामंत, चारण, आदिकाल। तो आदिकाल है। सिद्ध सामंत किसने माना था, राहुल साकर्तियान ने माना था। वीरगाथा काल किसने माना था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। चारण काल किसने माना था, गिरियसन ने माना था। तो जो सबसे अधिक जो सबसे अच्छा रहा वो आदिकाल रहा, क्योंकि देखो जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, आदिकाल से ही पढ़ते हैं हम। और आदि का मीन्स क्या होता है, आदि का मीन्स क्या होता है, प्रथम या पहला, शुरुआत होती है आदि मतलब। तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो क्या है, आदिकाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक की साहित्य पर प्रकाश डाला है, तो इन्होंने 950 वर्षों तक के साहित्य पर क्या किया है, प्रकाश डाला है। निम्न में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, गिरियसन, रामकुमार वर्मा, रमाशंकर शुक्ल रसाल और FEK। यानी कि आदिकाल में किसने ऐसा कौन सा है कौन है जिन्होंने चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं किया, गिरियसन ने किया, रामकुमार वर्मा ने भी किया है, FEK ने भी किया, लेकिन रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नहीं किया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, महापंडित राहुल साकर्त्यान ने। तो जो सिद्ध सामंत युग कहा वो किसने कहा, महापंडित राहुल साकर्त्यान ने कहा है। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसको जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे, वाजपेयी। तो जो विशद विश्लेषण का श्रेय है वो किसके जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। और जो आदिकाल में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति है वो किसने चलाई थी, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चलाई थी दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति। आदिकाल की जो सीमा अवधि है क्या मानी गई है, आदिकाल की सीमा अवधि 6वीं से 9वीं शताब्दी तक, 7वीं से 17वीं शताब्दी तक, 8वीं से 11वीं शताब्दी तक, 11वीं सदी से 14वीं शताब्दी तक। जो आदिकाल की सीमा अवधि है वो 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानी गई है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है, किसने कहा है आदिकाल को अपभ्रंश काल, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल को आदिकाल ही कहा था। आदिकाल का प्रमुख रस कौन सा है, यानी कि जो आदिकाल में जो रचनाएं हुई हैं वो किस रस में हुई हैं, शांत, करुण, वीर, हास्य। तो वीर रस में रचनाएं हुई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है, कितने प्रकरण किए आदिकाल में रामचंद्र शुक्ल ने, तो 4 प्रकरण किए हैं। पूछा जा सकता है कि कितने प्रकरणों में विभाजित किया है, तो 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। और जो आज रामचंद्र शुक्ल ने तीसरा प्रकरण है उसमें किसका विवेचन किया है, तो वीर गाथा काव्य का क्या किया है, विवेचन किया है। चौथे प्रकरण में इन्होंने क्या किया था, फुटकल रचनाओं का संग्रह। जितने भी जो फुटकल रचनाएं हैं, अमीर, खुसरो, विद्यापति, जो ये आते हैं ये फुटकल रचनाओं में आते हैं, ये चौथे प्रकरण में आती हैं।
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य के वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्योंकि साहित्य से लेकर भक्तिकाल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती हैं। आदिकालीन हिंदी उल्टबासी शैली के कारण दुर्लभ है। पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है, या फिर अभ्रांश भाष हिंदी भक्तिकालीन तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का क्या होता है, स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ये सही है। हिंदी का जो सबसे प्राचीन छंद है कौन सा है? दोहा, छप्पय, बरवय, सवैया। तो जो दोहा छंद है उसको हिंदी का सबसे प्राचीन छंद माना गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कौन सा कथन सत्य है? आदिकालीन का साहित्य शुद्ध अपभ्रंश में है। आदिकालीन साहित्य शुद्ध हिंदी में है। आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाष हिंदी में है, या आदिकालीन साहित्य शुद्ध प्राकृत में, ना शुद्ध प्राकृत में, ना शुद्ध हिंदी में, ना शुद्ध अपभ्रंश में है। आदिकालीन साहित्य क्या है? अपभ्रंश भाष हिंदी में है। आदिकाल की अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी किसने माना है? यानी कि जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और कब माना था? 7वीं 8वीं शताब्दी में, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो 12 ग्रंथों को रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था? प्रमाणिक माना था। जो 12 ग्रंथ थे उनको उन्होंने क्या किया था? प्रमाणिक माना था। कौन कौन से थे वे 12 ग्रंथ? उनमें 4 तो उन्होंने क्या किया था? 4 तो अपभ्रंश के थे। जो प्रमाणिक माने हैं 4 अपभ्रंश के थे, और जो बाकी 8 थे वो क्या थी? देश भाषा काव्य यानी कि फुटकल रचनाएं थी। अपभ्रंश में कौन कौन से माने थे? अपभ्रंश में माने थे उन्होंने विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये तो इन्होंने अपभ्रंश के 4 प्रमाणिक माने थे। और देश भाषा में इन्होंने माने थे खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक जसचंद्रिका और जयचंद प्रकाश परमाल रासो, और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली को भी इन्होंने इसमें रखा था। तो इन्होंने कितने माने थे? 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना था, 4 अपभ्रंश के, 8 देश भाषा काव्य के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल में जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना, उनमें किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? तो जो परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो है, इनका क्या है? मूल रूप जो है वो सुरक्षित नहीं है। आदिकालीन कृतियाँ जो नोटिस मात्र हैं, जयमंक जसचंद्रिका और कीर्ति पताका, ये क्या हैं? नोटिस मात्र रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को कहा है। क्या कहा है? देखो 4 प्रकरण, मैंने बताया था 4 प्रकरण हैं। पहले प्रकरण में हमेशा क्या होता है? सामान्य परिचय होता है। दूसरे प्रकरण में क्या है? अपभ्रंश काव्य। तीसरे प्रकरण में क्या था? देश भाषा काव्य, ये पीछे भी आया था, अभी किया था हमने। और चौथे प्रकरण में क्या था? फुटकल रचनाएं हैं। भक्तिकाल को इन्होंने 6 प्रकरणों में माना, विभाजित किया है। आदिकाल को 4 प्रकरणों में और रीतिकाल को 3 प्रकरणों में विभाजित किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की थी? तो रामचंद्र शुक्ल ने की थी। आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। प्रबंध मुक्तक काव्य की रचना, धार्मिक साहित्य की रचना, प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग, वीर श्रृंगार, ये सभी हैं। प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि जो मूल रूप से जो रचनाएं हुई थी वे डिंगल पिंगल भाषा में, ब्रज में ये हुई थी। खड़ी बोली का प्रयोग था वो किसने किया था? सिर्फ अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग किया था। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति, राष्ट्रीय चेतना। ये एस्टेट में भी पूछा जा चुका है। विशेषताओं में पूछा जा चुका है कि कौन सी विशेषता नहीं है? तो राष्ट्रीय चेतना। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो नगेंद्र ने नहीं लिखा, नगेंद्र ने सिर्फ प्रकाशित किया था, लिखा नहीं था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या पाली से? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने।
अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, राम सिंह, सोमपर, सूरी। तो अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं वो कौन है? स्वयंभू हैं। और इसको माना किसने है? राम कुमार वर्मा ने इसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल से में सम्मिलित नहीं किया है? तो किसने नहीं किया? देखो, ये क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया था, लेकिन इसको चेंज करके पूछा गया था। जो ये सारे हैं ये यहाँ पर थे, और जो नाम पूछे गए थे, जैसे शुक्ल यहाँ पे दे दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये यहाँ पर थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आदिकाल में स्वीकार किया है। इन तीनों को शुक्ल ने नहीं माना, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। जैन साहित्य से तात्पर्य है। जैन साहित्य से तात्पर्य है तंत्र मंत्रादि द्वारा सिद्धि प्राप्त कराने वाला साहित्य, सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य है। तो सिद्ध साहित्य से जो तात्पर्य है वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्य द्वारा रचित साहित्य है। आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सिख साहित्य, नाथ। तो जो सिख साहित्य है वो आदिकाल में नहीं है। संधा भाषा का अर्थ है, किस अर्थ बताना है? अंतर्संधात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा क्या कहलाती है? संधा भाषा कहलाती है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सिद्ध साहित्य दोहा व चर्यापदों में है। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है, पिंगल नहीं है। सिद्धों की भाषा क्या है? संधा भाषा है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा, डोंबिपा, सरहपा, लुइपा। सरहपा है, सरहपा को माना किसने है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। राहुल सकरतिया ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपा, पुष्य या पुंड को, स्वयंभू को, देवसेन को। सरहपा को राहुल सकरतिया ने माना। पुष्य या पुंड को किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है। और स्वयंभू को किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने माना है। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो जो मोस्टली जो अधिकांश जो साहित्यकार थे उन्होंने फिर किसको माना? सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र, सूर्यकट, भारतेश्वर, बाहुबली, रास की को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? राहुल साकरत्यान, मिश्र बंधु, गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल। तो गणपति चंद्रगुप्त ने क्या किया? शालिब, भारतेश्वर, बाहुबली, रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता कौन है? तो जो देवसेन है वो क्या है? श्रावकाचार के रचयिता हैं। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल साकरत्या ने हमने पढ़ा था सरहपा को माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? अब्दुल रहमान को माना है। देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? चर्यापद, दोवाकोश, बोधोगान। ये किसकी? सिद्धों की है। दब साव प्रयास जो है देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है। चर्यापद के रचयिता कौन है? सबरपा जो है वो चर्यापद के रचयिता हैं। अवधूत मत किसे कहते हैं? जैन संप्रदाय, सिद्ध सगुन संप्रदाय को, नाथ संप्रदाय को क्या कहा गया है? अवधूत मत कहा गया है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? ये इम्पोर्टेंट है। ये किसका है? गोरखनाथ का है। गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ था। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाला विद्वान कौन है? किसने गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का माना है। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? वारकरी संप्रदाय का संबंध सिद्ध साहित्य से है। 84 सिद्धों में सर्वप्रथम स्थान किसका है? लुइपा का जो स्थान है 84 सिद्धों में वो सबसे ऊंचा स्थान माना गया है, सबसे सर्वोत्तम स्थान माना गया है। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया था? किसने कहा था कि जो सिद्धों की भाषा है वो संधा भाषा है?
तो अदैवर्ज और मुनिदत्त ने सिद्धों की भाषा को संधाना दिया था। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है। प्रथम जैन कवि कौन है? जो प्रथम जैन कवि हैं कौन है वे? देवसेन जो है वो प्रथम जैन कवि है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं धनपाल मेरुतुंग रोड़ा कवि राम सिंह। तो जो मेरुतुंग है वो क्या है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? देवसेन, धनपाल, सोमपर्व सूरी, अद्युतन सूरी। तो जो सोमपर्व सूरी हैं वो कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। जोइंदू कृत परमात्मा प्रकर्ष था योग सार से। दोहा जो काव्य है उसकी जो शुरुआत है वो किस से मानी गई है? जो जोइंदू कवि हैं। जोइंदू एक कवि हैं, कौन सी सदी के हैं? 6ठी सदी के हैं जोइंदू कवि। और इसमें क्या है? दोहा काव्य या दोहा छंद भी बोल सकते हैं आप इसको, दोहा छंद भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है? इसकी शुरुआत परमात्मा प्रकाश था योग सार से होती है। और इसी की ये क्या है? सिर्फ दो ही रचनाएं हैं जोइंदू की। रेवंत गिरिराज के रचयिता कौन है? विजय सेन सूरी जो है वो रेवंत गिरिराज के रचयिता हैं। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया था? तो हेमचंद्र ने व्याकरणिक रूप को स्पष्ट और सुव्यवस्थित किया था। किसने किया था? हेमचंद्र ने किया था। इसकी एक रचना भी है हेम शब्दानुशासन, या उसमें क्या था? प्राकृत के व्याकरण का वर्णन था। सिद्ध हेम शब्दानुशासन के रचनाकार आ गया है। तो हेमचंद्र जो है वो सिद्ध हेम शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। आशुक कवि की रचना कौन सी है? नेमिनाथ राज, सथुल बदर राज, चंद्रबाला या कोई नहीं। चंदनबाला राज जो है वो आशुक कवि की रचना है। नायिकाओं का नखशिख वर्णन मिलता है अध्यमान कृत संदेश राशक में, असहायत कृत हंसावली में, कुशलाभ कृत ढोला मारुआ दोहा में, या रोड़ा कृत रावलवीर में। रावलवीर में क्या है? नखशिख का वर्णन हो। ये क्या है? एक गद्य पद क्या है? मिश्रित चंपू काव्य है। और इसको और क्या कहा जाता है? शिलांकित कृति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शिलाओं पर अंकित है। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। डिंगल भाषा उसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? राजा बांकीदास कृत कुकवि 32 में डिंगल भाषा का क्या हुआ था? सबसे पहले प्रयोग हुआ था। सिद्ध सेन कृत विलास वही कहा किस कोटि का काव्य है? किसकी है? देखो एक तो रचना है विलास वही कहा, किसकी है? सिद्ध सेन की है। और इसका जो काव्य रूप है कैसा है? कैसन काव्य? वीर, प्रेम, कथा, भक्ति। तो जो विलासवाई कहा है वो क्या है? कहा को हम कथा भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? प्रेम काव्य, कथा काव्य है, प्रेम कथा काव्य है। रोमांटिक महाकाव्य कौन सा है? धनपाल कृत जो भविष्य का है इसको क्या कहा गया है? रोमांटिक महाकाव्य कहा गया है। ऐतिहासिक चरित्र काव्य है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। जो कीर्ति पताका है वो ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन सी है? अभी हमने डिस्कस किया था जो रावलवीर है वो क्या है? चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या होता है? जो गद्य और पद के मिश्रण से बनी होती है, यानी कि उसमें गद्य और पद दोनों का प्रयोग होता है, वो चंपू काव्य होता है। फ्रेंड्स ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए, 100 के करीब। अगले 100 क्वेश्चन और हम आदिकाल से रिलेटेड कल करेंगे। एग्जाम तक हम अपने 4 चैप्टर कर लेंगे रिवाइज आधुनिक काल तक। साथ में हम जो और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि व्याकरण का है और जो 2021 का हम क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं वो भी हम करेंगे। तो हम धीरे धीरे अपना रिवीजन करेंगे और आप भी धीरे धीरे अपना बिना किसी भी स्ट्रेस के अपना रिवीजन अच्छे से करते रहो। थैंक यू।